हाँ भाई। तो आज हमने आगे पढ़ना है अपने पास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉइड अग्रीमेंट्स कर रखा था। वॉइड अग्रीमेंट्स में हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देख चुके थे। आज हमने आगे पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, ये रहा अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ अ वेजर, जहां हमने देखा था कि वेजरिंग अग्रीमेंट एक सट्टा है, मतलब जो सट्टा है वो एक वॉइड अग्रीमेंट है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था कि इंश्योरेंस और वेजरिंग कैसे आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग अग्रीमेंट में आज डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मैंने पिछली क्लास में बताया था, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मैंने आई थिंक लिखा भी था ये वर्ड, ये रहा देखो कॉन्ट्रैक्ट, ये इंश्योरेंस वाला है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। इंडेमनीफाई का मतलब है टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस। ठीक है। और वेजरिंग क्या है? वेजरिंग में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस है टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। वेजरिंग सिर्फ एक सट्टा है जिसमें एक प्रॉमिस है या तो पैसे देने का या पैसे की वर्थ जो चीजें हैं वो देने का। ठीक। कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में मैंने डिस्कस किया था कि प्रीमियम पहले देते हैं, उसके बाद ही इंश्योरेंस वाले आपका कवर लेते हैं। आपका जो रिस्क कवर है वो तो तभी देते हैं। बट वेजरिंग में पैसे कब देने पड़ते हैं? ओनली ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है। तो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता, दिस इज जस्ट गैम्बलिंग। अदरवाइज इसमें पैसा सिर्फ हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे दिया जाएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है इसमें आपका एक इंटरेस्ट है। जैसे लेट सपोज तुमने देखा होगा आज की डेट में लोग अपने फोन्स का भी इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं। तो वो इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? अगर गाड़ी ठुक गई तो गाड़ी में जो पैसा खर्च होगा वो पैसा ना खर्च हो इसलिए। बट एट द सेम टाइम उनका गाड़ी में भी इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते अपनी गाड़ी को कुछ होना, जरा सा भी स्क्रैच ना लगे, गाड़ी कहीं से भी खराब ना हो। या फोन है, फोन ना पानी में गिर के ना खराब हो जाए, टूट के स्क्रीन ना गिर के स्क्रीन ना टूट जाए, ये सब चीजें भी है। आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, उसको इंश्योर करने में इंटरेस्ट है। बट वेजरिंग में आपका उस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने और अखिल ने शर्त लगाई थी कि बारिश होगी, हमारा बारिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है कि पैसा कितना मिलेगा या पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक। तो देखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या लिख रहा है, आपका एक इंश्योर्ड पार्टी जिसने इंश्योरेंस लिया है उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, बट इसके अंदर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ बेटिंग कर रहे हो किसी की लाइफ पे या किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, except life insurance, the contract of insurance indemnifies the insured person against loss। देखो एक सेंटेंस, एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दे तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस। अब अगर मैं तुम्हें इंडेमनिटी का मतलब बताऊं तो इंडेमनिटी का मतलब एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि आपको उसी स्टेट में वापस पहुंचा दिया जाए जिस स्टेट में आप लॉस से पहले थे। ठीक है। तो जैसे अगर गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो तो गाड़ी अगर नहीं ठुकी तो एकदम बिल्कुल मस्त है, गाड़ी ठुक जाए फिर इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस वाले क्या करके देते हैं, कहते हैं आप शोरूम पे ले जाओ और गाड़ी को पूरी नई बनवा लो, जहां जहां से भी ठुके पूरी ठीक करवा लो, ताकि आप उसी स्टेट में गाड़ी को वापस ले आओ जिस स्टेट में वो एक्सीडेंट से पहले थी। करेक्ट। सिमिलरली फोन का इंश्योरेंस लेते हो कि फोन अगर गिर के टूट जाए तो स्क्रीन टूट गई तो क्या होता है, इंश्योरेंस बाद में लेते हो ना फिर कवर उस क्लेम, तो उसमें क्या होता है मोबाइल की स्क्रीन वापस वैसी करके दे देते हैं जैसी लॉस से पहले थी। बट क्या ऐसा लाइफ इंश्योरेंस में कर सकते हैं? एक आदमी की डेथ हो गई और कंपनी पैसा दे रही है तो मरे हुए को जिंदा वापस ले आएगी, जिस स्टेट में पहले थे उस स्टेट में नहीं जा पाओगे। इसीलिए लिखा है एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या करता है, इंडेमनीफाई कर देता है, मतलब आपको उसी स्टेट में वापस ले आता है जिस स्टेट में आप लॉस से पहले थे।
ठीक है, बट वेजरिंग में इसमें कुछ नहीं होता. लूजर हैज टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. ठीक. इन्फोर्सेबिलिटी, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इन्फोर्सेबल है? लॉ अलाउ करता है इंश्योरेंस, यस, तो इट इज वैलिड एंड इन्फोर्सेबल. बट वेजरिंग को लॉ अलाउ नहीं करेगा, इसलिए इट इज वॉइड एंड अनइन्फोर्सेबल. प्रीमियम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में जब तक आप प्रीमियम नहीं दोगे तब तक वो आपके रिस्क को कवर नहीं करेंगे. बट वेजरिंग में कोई प्रीमियम नहीं होता, कुछ नहीं होता. और प्रीमियम की कैलकुलेशन जो होती है प्रॉपर तरीके से होती है, साइंटिफिक एंड एक्चुअल कैलकुलेशन होता है. बट वेजरिंग में कुछ नहीं होता, नो लॉजिकल कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड. ठीक. पब्लिक वेलफेयर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आम जनता की भलाई के लिए होता है. वेजरिंग को पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट बोला गया है. ठीक है, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग. तो वेजरिंग के साथ क्या है? वेजर इज वॉइड, ये तो हमें पता है. इट विल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ. अच्छा, महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग सिर्फ वॉइड ही नहीं है, इलीगल भी है. दे आर नॉट ओनली वॉइड बट ऑल्सो इलीगल. ठीक है, तो आप सट्टा लगाओ किसी पे, महाराष्ट्र में लगाओ या गुजरात में लगाओ, तो वॉइड तो है बट साथ साथ इलीगल है. इलीगल अगर कोई चीज हो गई तो उसके लिए आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी भी चल सकती है, क्रिमिनल पनिशमेंट भी आ सकती है, जहां पे आपको एक बड़े केस के अंदर जेल भी भेजा जा सकता है. मान लो जैसे आप सट्टा लगा के आतंकवादियों को फाइनेंस करते हो, ठीक है, आप सट्टा लगा के ड्रग्स का बिजनेस करते हो, पैसा कमाते हो सट्टे से, और क्रिकेट मैच में बैटिंग करते हो और उससे फिर ड्रग्स का काम भी करते हो. तो अगर आपकी महाराष्ट्र में या गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट हुई है तो वो वॉइड भी है और इलीगल भी है. तो देखो एक चीज समझ लेना, ऑल illegal agreements are void but all void agreements are not illegal. देखो जितने भी इलीगल अग्रीमेंट्स हैं वो सब वॉइड हैं. वॉइड का मतलब है दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल. जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने अग्रीमेंट किया, आपने एक अग्रीमेंट किया विद अ माइनर, एक बच्चे के साथ आपने कोई अग्रीमेंट किया है तो ये अग्रीमेंट वॉइड है. ठीक है, बट नॉट इलीगल. ठीक है, बट अगर आप एक अग्रीमेंट करते हो, लेट अस सपोज फॉर ड्रग्स, ड्रग्स खरीदने का, तो ये वॉइड भी है एंड इलीगल भी है. ठीक है, इस केस में आपका जो अग्रीमेंट है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, बट आपको जेल नहीं भेजा जाएगा या आपके ऊपर पेनल्टी फाइन नहीं लगेगी. बट यहां पे आपको जेल भी भेजा जा सकता है और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है. ठीक है, अच्छा, इलीगल अग्रीमेंट के साथ, इलीगल अग्रीमेंट के साथ, चलो मैं इसको यहां बना देता हूं. इलीगल अग्रीमेंट के साथ जुड़ी हुई अगर एक कोलैटरल ट्रांजैक्शन है तो ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी इलीगल हो जाएगी. ठीक है, बट अगर एक वॉइड अग्रीमेंट है तो वॉइड अग्रीमेंट के साथ जुड़ी हुई कोलैटरल ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगी.
अब तुम कहोगे सर ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन क्या है? देखो ये है क्या नाम ले ले, पंकज। ये है, नाम है मान लो ध्रुव। पंकज और ध्रुव, ठीक है। अब इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है, लेट अस सपोज ड्रग्स को लेके। पंकज पहुंचाएगा ड्रग्स और ध्रुव पहुंचाएगा पेमेंट, मतलब कैश। ठीक, बताओ ये वॉइड प्लस इलीगल है या सिर्फ वॉइड है? वॉइड प्लस इलीगल दोनों है, क्योंकि ड्रग्स बेचना इलीगल है और जो चीज इलीगल है वो वॉइड तो है ही। तो ये वॉइड भी है और इलीगल भी है। अब ध्रुव के पास ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं थे। ध्रुव ने ये पैसे लेट अस सपोज अमन से लोन पे लिए। अमन ने इसको लोन दिया, उतना पैसा जितना इसको ड्रग्स के लिए चाहिए। ध्रुव ने उस पैसे से पंकज से लोन खरीदा। ठीक, अब ध्रुव ने एक ट्रांजैक्शन यहां करी, एक ट्रांजैक्शन यहां करी। ये जो ट्रांजैक्शन है इसको बोलते हैं कोलैटरल ट्रांजैक्शन, और ये हो गई हमारी मेन ट्रांजैक्शन या फिर प्राइमरी ट्रांजैक्शन। ठीक, अब ध्रुव ने लोन ले लिया और ड्रग्स यूज कर लिए, खत्म कर दिए। अब अमन ध्रुव से पैसे मांगता है कि मेरा पैसा वापस कर दे। सवाल यह है क्या ध्रुव ये पैसा वापस ले पाए, ध्रुव को ये वापस देने की जरूरत है, या क्या अमन ये पैसा वापस ले सकता है? तो हमें देखना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है। ये ट्रांजैक्शन अगर इलीगल है तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी इलीगल हो जाएगी। अगर ये वाली ट्रांजैक्शन इलीगल है तो फिर ये ट्रांजैक्शन भी इलीगल हो जाएगी। अमन पैसे रिकवर नहीं कर पाएगा ध्रुव से, ठीक है। वहीं अगर बताया ना बताया, इलीगल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई चीज इलीगल हो जाएगी। ठीक, अच्छा, पंकज ने ध्रुव को लेट अस सपोज क्या बेचना था, आईफोन, फॉर एग्जांपल आईफोन। ठीक, बट ध्रुव क्या है, 16 साल का है। ध्रुव इज 16 ईयर्स ओल्ड। बताओ ये जो पंकज और ध्रुव के बीच में ट्रांजैक्शन है ये वॉइड प्लस इलीगल है या सिर्फ वॉइड है? बस वॉइड है, इलीगल नहीं है। ध्रुव के पास आईफोन खरीदने के पैसे नहीं थे, वो पैसे उसने अमन से लोन पे लिए। ठीक, अब अमन ने ध्रुव ने आईफोन खरीद लिया और अब कुछ टाइम बाद अमन जब ध्रुव से पैसे मांग रहा है, ध्रुव पैसे देने से मना कर रहा है। क्या अमन ध्रुव से पैसे ले सकता है? ले सकता है, क्योंकि यहां पे कोलैटरल ट्रांजैक्शन जो है वो इलीगल नहीं है। कोलैटरल ट्रांजैक्शन जो जुड़ी हुई है वो ट्रांजैक्शन वैलिड है, ठीक है। बट ये वाली ट्रांजैक्शन जो है पंकज और ध्रुव के बीच में, दिस इज वॉइड, ठीक है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर अमन ने ध्रुव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, वो भी एक वॉइड एग्रीमेंट ही है। अमन ने भी तो बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट किया एक तरीके से, तो वो भी तो इलीगल है। वो इलीगल कह रहा हूं, वो भी तो वॉइड है। तो देखो यहां पे अमन, पहली बात तो अमन पागल है कि अमन ने लोन क्यों दिया। अगर बच्चा 16 साल का है तो इनके बीच की जब ट्रांजैक्शन वॉइड है तो इसके बीच की ट्रांजैक्शन वॉइड हो जानी चाहिए, क्योंकि इसने भी तो लोन दिया है 16 साल के बच्चे को, तो ये भी वो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस कम है कि अमन को भी रिकवरी हो। ये चांसेस कम है कि अमन को भी रिकवरी होगी, ठीक है।
बट अगर अमन रिकवरी कर भी ले, लेट अस सपोज किसी भी तरीके से अमन इज एबल टू रिकवर, कोर्ट कह देता है, तो क्या ध्रुव की पर्सनल लायबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। तो अमन पैसे रिकवर कैसे करेगा फिर? कर सकता है। अमन पैसे रिकवर कर सकता है ध्रुव की प्रॉपर्टी से। पापा नहीं देंगे, पापा नहीं देंगे, मम्मी नहीं देंगी, गार्डियन नहीं देगा, दादा दादी नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। अगर ध्रुव की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसी से रिकवर हो सकता है पैसा, और कहीं से नहीं। ठीक है, तो वैसे तो अमन के भी चांसेस रिकवरी के बहुत ब्लीक हैं। ब्लीक मतलब वीक है, कम है, क्योंकि अमन ने खुद 16 साल बचत कॉन्ट्रैक्ट किया है। बट अगर इन एनी सिचुएशन अमन इज एबल टू रिकवर, तो ध्रुव की पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। अमन कहां से रिकवर कर पाएगा? फ्रॉम द एस्टेट, फ्रॉम द एस्टेट ऑफ माइनर। ठीक है, आओ, तो मैंने क्या बताया? वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस टू इट वुड बी वैलिड। ठीक है, देखो वेजरिंग क्या है? वॉइड है, बट इलीगल नहीं है। इलीगल सिर्फ दो ही जगह पे है। कहां कहां पे? महाराष्ट्र और गुजरात। इन दो जगहों पे आप वेजरिंग एग्रीमेंट्स करोगे तो वॉइड भी है, इलीगल भी है। बाकी पूरे देश में सट्टा लगाओ, वो सिर्फ वॉइड रहेगा, इलीगल नहीं रहेगा। ठीक है, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस आर वैलिड, ये तो है ही। वॉइड, हर वॉइड ट्रांजैक्शन, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, बट ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। तो देखो क्या लिख रहा है। Similarly, a principal can recover from his agent the prize money received by him on account of wagering transaction. Thus, wagering agreements are void but not illegal. They are illegal, they are void and illegal only in the state of Maharashtra and Gujarat. ठीक है, आगे। अच्छा, अब बताओ, an agreement to purchase a lottery authorized by the government is valid. Comment. अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लॉटरी निकालती है और लोग वो लॉटरी में पार्टिसिपेशन करते हैं, बताओ ये लॉटरी वैलिड होगी या नहीं? जैसे लेट अस सपोज यूपी गवर्नमेंट है और वो लॉटरी निकालती है और तुम लोग वो लॉटरी के टिकट खरीद लेते हो, बताओ ये लॉटरी वैलिड होनी चाहिए या नहीं? होगी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने चलाई है। अगर सरकार कुछ चलाती है तो आदमी क्या समझ लेता है कि वैलिड है, क्योंकि सरकार अगर चला रही तो सरकार कुछ ना कुछ देख के चला रही होगी ना, तो ये एक वैलिड लॉटरी रहेगी। देखो, लॉटरी इज एन अग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चांस ऑफ प्राइजेस इन मनी अमंग पर्सन्स परचेजिंग टिकट्स. The dominant motive of the participants need not be gambling. Where a wagering transaction amounts to lottery, it is illegal as per section 294A of the Indian Penal Code. However, Supreme Court upheld lotteries with prior permission of the government as legal, thereby conferring upon the winner of the lottery a right to receive the prize subject to payment of tax. ठीक है, तो वैसे तो लॉटरी इलीगल है, बट अगर लॉटरी चलाई जाए गवर्नमेंट की परमिशन से तो वो लीगल है। जिसने लॉटरी जीती उसको जब पैसा मिलेगा तो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स कट के मिलेगा। ये तो तुमने सुना होगा, केबीसी में भी ऐसा होता है। केबीसी में जब आप पैसे जीतते हो तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता, उसमें इनकम टैक्स कटता है, टीडीएस कटता है और फिर जमा फिर आपको पैसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस। देखो, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन मतलब होता है जहां पे आप तुक्का लगाते हो कि चीज का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा शेयर मार्केट एक बड़ा ही वो है, तुक्के वाली गेम है, जिसका लग गया नहीं लग गया नहीं गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो शेयर मार्केट में क्या करते हैं लोग, एक स्पेक्यूलेशन लगाते हैं।
उनके पास कुछ तरीके होते हैं जिन तरीकों से मैं उनको वो उनकी स्ट्रैटेजीज होती है जिसको बोलते हैं। तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब अपने आप सीखने लगोगे ये चीज़ें। तो स्पेकुलेशन में क्या होता है कि वो अपने पास कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को समझ देखते हैं और कहते हैं इस बेसिस पे आई प्रोजेक्ट कि ये शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या ये शेयर का प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, बट वो कंफर्म नहीं होते, इवेंट बिल्कुल ही अनसर्टेन है, ऊपर जाना है नीचे जाना बिल्कुल अनसर्टेन है, बट कुछ कैलकुलेशन लगाते हैं और अपने हिसाब से बोल देते हैं कि ये पैसा जाएगा, ये प्राइस ऊपर जाएगा, ये प्राइस नीचे जाएगा। जैसे मैं आज तुमसे पूछूं कि बताओ गोल्ड का प्राइस ऊपर बढ़ेगा ये नीचे जाएगा, तुम्हें पता है कैसे क्या होगा? नहीं। तो तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कि अच्छा अच्छा ये ऐसे ऐसे ऊपर जा चुका है, अब बहुत ऊपर जा चुका है, शायद नीचे जाएगा, ऐसे कुछ भी बोल दोगे कि सर देखो बहुत टाइम से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब ये गिरेगा, फिर कुछ टाइम बाद भी बढ़ेगा। या तुम देख, और क्या तरीका होता है गोल्ड को चेक करने का, अगर शेयर मार्केट नीचे है तो गोल्ड ऊपर होता है। ये एक जनरल एक मार्केट में एक चीज चलती है, अगर शेयर मार्केट ऊपर है, चढ़ रही है तो गोल्ड मार्केट नीचे रहेगी, और अगर शेयर मार्केट नीचे है तो गोल्ड बढ़ने लगेगा। तो लोग अपने हिसाब से ऐसे भी देख के बता देते हैं, कहते हैं देखो शेयर मार्केट ऊपर जा रही है तो गोल्ड पक्का नीचे आएगा, या शेयर मार्केट नीचे आ रही है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो लोग अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, एक स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं। तो ये जो स्पेक्यूलेशन है ये भी क्या है, सट्टा ही है। तो स्पेक्यूलेशन क्या है, वैलिड नहीं है, वो भी वॉइड है। ठीक है, बट ये स्पेक्यूलेशन में अगर आप किसी चीज की डिलीवरी जोड़ दो, जैसे शेयर्स में, शेयर्स में क्या है, हम तुक्का लगा रहे हैं कि ऊपर जाएगा, बट एट द सेम टाइम हम शेयर खरीदते भी तो है ना। तो इसमें वेजरिंग नहीं हुई पूरी तरह। क्यों? वेजरिंग में आप सिर्फ पैसे लेने देने का काम करते हो और कुछ नहीं, पर आप शेयर्स में ऊपर नीचे तो होगा प्राइस, बट एट द सेम टाइम आप शेयर की डिलीवरी भी ले रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगी। बट अगर स्पेक्यूलेशन में कोई चीज की डिलीवरी नहीं है, सिर्फ प्राइस का जो डिफरेंस है वो पे करने की बात हो रही है, तो वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। तो देखो क्या लिख रहा है, wagering agreements are void, speculative transactions are generally valid। generally valid है but they may be void। ठीक, it is sometimes difficult to distinguish between a speculative transaction and a wagering transaction। a speculative transaction essentially must have two elements: mutual intention of the contracting parties to acquire or deliver commodities and undertaking of risk arising from movement in prices। ठीक है, स्पेक्यूलेशन जब आप करते हो तो आप एक रिस्क तो उठा ही रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे, आपको नहीं पता एक रिस्क है, बट साथ ही साथ आपके पास एक इंटेंशन है टू डिलीवर कमोडिटी, कुछ खरीदने बेचने की इंटेंशन रखते हो। बट वेजरिंग में ये नहीं होता, वेजरिंग में सिर्फ आप एक रिस्क उठाते हो, बारिश होगी या नहीं होगी, एक रिस्क चल रहा है। अ वेजर ऑन द अदर हैंड पोस्ट्यूलेट्स ओनली इनकरिंग ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट रेस्टिट्यूशन। मैंने बताया रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हाँ भाई, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए, बहुत बार ये वर्ड आ गया, अभी तक भी नहीं पता। रेस्टिट्यूशन का मतलब है गिविंग बैक, वापस देना। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, अच्छा पहले बताना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बता सकते हैं। जो एक पार्टी के ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं। कौन सी एक पार्टी? अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंजर्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है,
उस पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहे तो कर ले। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उस पार्टी ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या उस पार्टी को वो सामान वापस करना पड़ेगा जो उसको मिला था? सवाल ये है। जैसे देखो, एक आदमी, एक गुंडे ने बंदूक दिखा के, ये देखो ये बंदूक बना दी मैंने, बंदूक दिखा के इस आदमी से इसकी प्रॉपर्टी पे साइन करवा ली, प्रॉपर्टी के पेपर्स पे। तो इसने प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करके दे दिए और इसने थोड़ा सा पैसा दे दिया। लेटर सपोज प्रॉपर्टी थी 5 करोड़ रुपए की और इसने बंदूक दिखा के 2 करोड़ रुपए में ले ली। ठीक है, मतलब इसने 2 करोड़ रुपए दे दिए और इससे प्रॉपर्टी ले ली। अब इस पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है कैंसिल करने का, क्योंकि ये क्या है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका गलत हुआ तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंजर्ड पार्टी या अग्रीव्ड पार्टी। तो इसके पास ऑप्शन आ जाता है कैंसिल करने का। अब मेरा सवाल ये है, इसने अगर कैंसिल कर दिया तो इस इंसान को ये प्रॉपर्टी तो वापस करनी पड़ेगी। क्या इसको ये 2 करोड़ वापस करने पड़ेंगे? इसको ये 2 करोड़ वापस करने पड़ेंगे। यस सर। ये 2 करोड़ रिटर्न करेगा। अब तुम कहोगे सर इसका तो गलत हुआ है ना, इसको तो रख लेने चाहिए थे पैसे। बिल्कुल, इसके साथ गलत हुआ है। तो ये कोर्ट से कहेगा इस इंसान से मुझे कॉम्पेंसेशन दिलवाओ फॉर द लॉस दैट आई हैव सफर्ड, बट ही कैन नॉट रिटेन दिस 2 करोड़। मारी, इसके साथ अलग पनिशमेंट आएगी, गोली लग सकती थी, दैट इज डिफरेंट। इसको जेल भेजेंगे, इसके साथ इसको फांसी पे लटकाएंगे, जो मर्जी करेंगे, दैट इज डिफरेंट। बट इसको ये 2 करोड़ रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसको जो ये मेंटल प्रेशर या जिस ट्रॉमा से गुजरा है उसका कॉम्पेंसेशन रिकवर करवा लेंगे इससे। ठीक है, बट ये 2 करोड़ रुपए नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने को बोलते हैं रिसिजन। ये सिर्फ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कैंसिल का दूसरा वर्ड ही होता है रिसिजन। ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो, लॉ पढ़ रहे हो, तो कैंसिल नहीं वर्ड आया करेगा, क्या करना, क्या आएगा, रिसिजन। तो देखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसिजन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? When a person at whose option a contract is voidable rescinds it, मतलब cancels it, the other party need not perform any promise. The party rescinding the contract shall, मतलब जो पार्टी कैंसिल कर रही है, shall, if he has received any benefit from another party, restore such benefit to the person from whom it was received. ठीक, नेक्स्ट, एडवांटेज रिसीव्ड अंडर अ वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो मुझे बताओ क्या ये सेम है या अलग है? वॉइड अग्रीमेंट और एक वर्ड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये सेम है या अलग अलग है? बोलो। सिर्फ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो नहीं होता, मतलब शुरू से ही वॉइड नहीं होता। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट पहले से ही वॉइड होता है, बिगिनिंग से। वॉइड अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है जो जब आप कर रहे हो उसी मोमेंट से वॉइड है। जैसे छोटे बच्चे से अग्रीमेंट किया आपने, 18 साल से कम का कोई बच्चा है, आप उसका तो अग्रीमेंट कर लो तो वॉइड अग्रीमेंट है। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लॉ विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो जब आपने किया था तब तो पॉसिबल था, बट बाद में ड्यू टू एनी रीजन वो कॉन्ट्रैक्ट अब इम्पॉसिबल हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे, इसने कहा था ये अपना घोड़ा इसको बेचेगा और ये बदले में इसको पैसे देगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था घोड़ा बेचने का, तब ये घोड़ा जिंदा था।
बट जिस दिन घोड़े की डिलीवरी करनी थी उस दिन या उससे पहले घोड़ा मर गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि घोड़ा बेचने का एग्रीमेंट कर चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट अब पॉसिबल नहीं क्योंकि घोड़ा मर गया, इसलिए क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पहले पॉसिबल है बाद में किसी भी रीजन से इम्पॉसिबल हो जाए वो हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट जैसे बच्चे से एग्रीमेंट किया तो हो गया वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट में बताओ, जैसे लेट सपोज इस आदमी ने एक माइनर को 50 चॉकलेट्स दे दी, 50 चॉकलेट दे दी और बच्चे से ले लिया आईफोन। ठीक है, अब बच्चे ने 50 की 50 चॉकलेट खा ली और बच्चा कुछ टाइम बाद आके फोन वापस मांगता है। पहली बात तो बताओ, इस आदमी को आईफोन वापस करना पड़ेगा या नहीं? बच्चे ने 50 की 50 चॉकलेट खा ली है, सोच लो। अपने हिसाब से जो समझ में है, नहीं करना पड़ेगा। बच्चे इस आदमी को ये आईफोन रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, बच्चे को 50 चॉकलेट वापस करनी पड़ेंगी। खा लिया बच्चे ने 50 चॉकलेट खा ली, क्या चॉकलेट वापस करनी पड़ेगी? नहीं। अच्छा, क्या बच्चे से 50 चॉकलेट का पैसा वापस ले सकते हो? जो समझ में आए। बच्चा है, छोटा बच्चा है, 10 साल का है। नहीं, ना बच्चे को चॉकलेट वापस करनी है ना बच्चे को चॉकलेट के पैसे देने हैं। आप एक माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी अराइज नहीं कर सकते कभी भी। बच्चे से ये नहीं कहोगे जा मेहनत मजदूरी कर और मेरे 50 चॉकलेट के पैसे ले गया, और उसके माँ बाप से भी नहीं ले सकते। एक बच्चे के एक्ट के लिए माँ बाप लायबल नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो बच्चे ने मर्डर किया तो जेल पापा में जाएंगे, बच्चा नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो माइनर को ना तो ये 50 चॉकलेट वापस करनी है, ना 50 चॉकलेट का पैसा देना है, ना उसके माँ बाप ने देना है, ना गार्डियन ने देना है, ना बच्चे की प्रॉपर्टी से लिया जाएगा। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट मतलब एक एग्जांपल लिया वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट तो बहुत हैं। अगर उसने 40 चॉकलेट्स खाई, 10 चॉकलेट बच रही हैं, तो वो 10 वापस करेगा। 10 चॉकलेट वापस कर सकता है जो उसके पास बच रही है, बट 10 चॉकलेट के पैसे नहीं देने, और जो 40 खा गया उसको तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, हाँ, उतना जितना उसके पास, जहां उसकी पर्सनल लाइबिलिटी ना है, उतना जितना उसकी पर्सनल लाइबिलिटी राइज नहीं होती। तो 10 चॉकलेट तो उसको ऐसे ही मिल गई थी, वो वापस कर दे। 40 जो पेल गया वो नहीं। अब वॉइड एग्रीमेंट का एक रूल है, ध्यान से सुन लेना। वॉइड एग्रीमेंट का एक रूल है, अगर आपको पहले से पता है कि आप जिस एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो वो वॉइड है, फिर भी एंटर कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मतलब आपको पता है ये चीज, ये एग्रीमेंट वॉइड है, गलत है, फिर भी आप कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको फिर सामान वापस करेगा बाद में। ठीक है, इफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द एग्रीमेंट यू आर एंटरिंग इनटू इज वॉइड, then you cannot demand restitution। बट एक बार को अगर आपको नहीं पता कि सामने वाला जिसके साथ आप एग्रीमेंट करो, जो एग्रीमेंट करो वो वॉइड है, उस सिचुएशन में एक बार को पॉसिबली आपको वापस मिल जाएगा। बट अगर आपको पता है कि आप जो एग्रीमेंट करो वो वॉइड है, फिर भी कर रहे हो, तो आपको फिर वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इस बच्चे का पता है ना कि सामने ये दिख रहा है 10 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा एग्रीमेंट कर रहा है, तो क्या है, वॉइड है, वापस भी नहीं मिलेगा। अगर ये बच्चा अपने आप को प्रिटेंड करके दिखाता कि ये 18 साल का है और इसने अपनी तरफ से पता करने की पूरी कोशिश करी फिर भी नहीं पता कर पाया, इसने मान लिया कि 18 साल से ऊपर का है, बाद में पता चलता है कि बच्चे ने
प्रिटेंड किया, झूठ मूठ में दिखाया बन के 18 साल या उससे ऊपर का, देन इन दैट केस ये वापस ले पाएगा। बट कहां से लेगा? बच्चे की प्रॉपर्टी से, बच्चे से कभी भी नहीं ले पाओगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इस वाले एग्जांपल में, लेट सपोज घोड़ा बेचना था 5 लाख रुपए में। ठीक है, छोटा मोटा चीज थोड़ी होती घोड़ा, 5 लाख रुपए में खरीदना है। इस बंदे ने यहां पे एडवांस पेमेंट कर दी थी 1 लाख रुपए की, बाकी के 4 लाख घोड़ा मिलने पे थे। घोड़ा मर गया। बताओ इस आदमी को क्या ये 1 लाख रुपए वापस देने होंगे? देने होंगे। यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको कुछ मिला है, यू हैव टू गिव इट बैक। हाउ? व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement is bound to restore it or make compensation for it to the person from whom he received it. देखो मैंने क्या बोला, and when an agreement is discovered to be void, तो ये बात कर रहा है इसकी। ठीक। और when a contract becomes void, से बात कर रहा है इसकी। ठीक। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था वॉइड अग्रीमेंट में, अगर आपको पहले से पता है कि वॉइड अग्रीमेंट है फिर भी आप कर रहे हो तो पैसा मिलेगा वापस? नहीं। बट अगर आपको नहीं पता, बाद में पता चल रहा है कि आप जो कर चुके हैं वो एक वॉइड एग्रीमेंट था, तब वापस मिलेगा। जैसे आपको नहीं पता था ये बच्चा 18 साल का नहीं है, आपको लग रहा था बट नहीं निकला, तो क्या वापस मिल सकता है? मिल सकता है। अगर आपको नहीं पता था, आपने पूरी कोशिश करी पता करने की, फिर भी नहीं पता कर पाए, तो बच्चे की प्रॉपर्टी से कर सकते हो ना। इसलिए को यहां पे क्या लिखा है, व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जो आपको बाद में पता चल रही है, या एक कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड पहले हो चुका है, उस केस में आप वापस ले सकते हो। बट अगर आपको पहले से पता है तब नहीं ले पाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, पढ़ लेना। देखो, सेक्शन 65 अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट्स विच बिकम वॉइड। इट डज नॉट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नोन टू बी वॉइड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। यानी कि जो सेक्शन 65 है क्या है? रेस्टिट्यूशन का है, गिविंग बैक वाला। ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता? जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पहले से पता है कि वॉइड है फिर भी आप उनको एंटर कर रहे हो। ठीक। या कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पार्टीज हु आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी ऐसे आदमी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो इनकॉम्पिटेंट है, जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल नहीं है, जैसे कि माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड मतलब एक आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं सकता। ऐसे लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो रेस्टिट्यूशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। या एक ऐसा अग्रीमेंट जब आपको पहले से पता है, जब आप एंटर कर रहे हो तभी आपको पता है कि ये वॉइड है, फिर भी करोगे तो रेस्टिट्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा अगला चैप्टर फिनिश हो जाता है। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना तो पूछो। कोई डाउट किसी को? आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम। चैप्टर नंबर 7 है हमारा, कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखो डेफिनेशन क्या कह रही है। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Example, contract of insurance, indemnity and guarantee are examples of contingent contract. देखो, अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में होता क्या है? जैसे लेट अस सपोज तुमने अपना इंश्योरेंस लिया है मोबाइल का,
तुम तो मोबाइल ही लेते हो अभी, है ना, गाड़ी तो नहीं है तुम्हारे पास अपनी, तुम्हारे पास मोबाइल है और तुमने अपने मोबाइल का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो तुमने क्या किया होगा, यहाँ पे प्रीमियम पे किया होगा, ठीक है, और ये है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब ये है जो तुमने इंश्योरेंस लिया है, ये ब्रेकेज का है, अगर स्क्रीन टूटी गिरने से तो पैसा देंगे, पानी वाला नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा मोबाइल गिर जाता है और स्क्रीन टूट जाती है, बताओ तुम क्या करोगे, क्लेम लोगे, किससे लोगे, इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी को दिखाओगे कि मेरा फ़ोन टूट गया है, इसको ठीक करवा के दो, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ठीक है, ले जाओ इसको सर्विस सेंटर पे, वहाँ पे मेरे को बात करा देना, वहाँ पे जो लोग हैं, और मैं उनसे बता दूंगा कि इसको ठीक कर दें, क्लेम हमारी कंपनी से जाएगा। तो ये आदमी क्लेम पास करेगा, ये क्लेम पास कब कर रहा है, जब फोन टूटा है, क्या उससे पहले कर रहा है, नहीं। क्या फोन तोड़ने की या गिरा के तोड़ने का प्रॉमिस किया था कि हाँ हाँ हम फोन गिराएंगे तोड़ेंगे फिर तुम पैसे देना, नहीं। तो ये मोबाइल गिराना, मोबाइल जो गिरा, ये क्या है, एक इवेंट है, एक इवेंट है जो जब हुआ तब आपको पैसा देना पड़ा, करेक्ट, क्या उससे पहले देना पड़ा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू, ये कुछ कर रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, ये इवेंट बिल्कुल ही अलग चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट तो है प्रीमियम देंगे और एक क्लेम देगा, ये इवेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना एज इन जुड़ा हुआ है, बट ये इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ, ठीक है। क्या ये इवेंट प्रॉमिस किया गया था एज अ कंसिडरेशन कि आप ये करोगे तो हम आपको कुछ करके देंगे, नहीं, ये इवेंट बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब ये इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोलैटरल है, जुड़ा हुआ है, बट इट इज, दिस इवेंट इज नॉट अ प्रॉमिस्ड थिंग, ठीक है। अब मैं प्रॉमिस थिंग क्यों बोल रहा हूं, देखो क्या कि प्रॉमिस थिंग नहीं है, दूसरा एग्जांपल देखो, ये आदमी इससे कहता है कि अगर तू मेरा घर बनाएगा, अगर तू मेरा घर बनाएगा तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, ठीक है, अगर तू मेरा घर बनाएगा तो ये, या चलो ये कह रहा है, ये कह रहा है मैं तेरा घर बना दूंगा, ये कहता है मैं पैसे दूंगा, ठीक है। तो इस आदमी ने बोला कि भाई साहब अगर तू मेरा घर बनाएगा तो मैं पैसे दूंगा, बताओ क्या घर बनाना एक इवेंट है जो प्रॉमिस किया गया है या नहीं, प्रॉमिस किया गया है, ये घर बनाना एक इवेंट है और ये इवेंट प्रॉमिस किया गया है एज अ कंसिडरेशन कि आपको ये इवेंट हम करके देंगे, बट यहां पे ये इवेंट मोबाइल गिरना एक प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन नहीं है, इसमें क्या बात की गई है कि एक बंदा देगा प्रीमियम और दूसरा बंदा देगा क्लेम, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ जो ये मोबाइल गिरना है ये एक इवेंट है जो कि बिल्कुल अलग है, दिस इवेंट इज नॉट प्रॉमिस्ड एज अ कंसिडरेशन, ठीक है। तो अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ठीक, पढ़ो, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल, कोलैटरल मतलब इंडिपेंडेंट, जुड़ा हुआ है बट इट इज इंडिपेंडेंट, if some event collateral to such contract does or does not happen,
ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में भी लिया हुआ था। ये हो तुम, ये है एसबीआई और ये है तुम्हारे फादर। एसबीआई ने तुम्हें लोन दिया, एसबीआई तुमसे क्या मांग रहा है? सिक्योरिटी, कि आपने कुछ सिक्योरिटी देनी है। सिक्योरिटी के तौर पे तुमने क्या दिलवा दी? अपने फादर से एक गारंटी दिलवा दी टू एसबीआई। और वो गारंटी क्या है? अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे फादर चुकाएंगे। ठीक, तो अगर तुमने नहीं दिया, नॉन रीपेमेंट अगर होती है तो योर फादर विल पे। तो बताओ, तुम्हारा नॉन रीपेमेंट, ये एक इवेंट हुआ, एक घटना हुई। बताओ, क्या ये घटना प्रॉमिस की गई थी एज अ कंसिडरेशन? प्रॉमिस किया गया था कि ये होगा, हम करेंगे? नहीं, ये एक ऐसा ही चीज है जो आपको पक्का नहीं है ये होगी या नहीं होगी, और ये इवेंट इस ट्रांजैक्शन से कहीं से भी वो नहीं है, कंसिडरेशन के तौर पे जुड़ी भी नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो पापा का और एसबीआई के बीच में जो हुआ है, दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो, मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट अकॉर्डिंग टू पॉलक एंड मुल्ला, collateral event means an event which is neither a performance directly promised as part of the contract nor the whole of the consideration for a promise। ठीक है, ये collateral event क्या है? एक ऐसी चीज है जो ना तो आपने प्रॉमिस करी हुई है कि आप उसको परफॉर्म करोगे, ना ही वो कंसिडरेशन का हिस्सा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स to pay B rupees 1 lakh if B's house is burnt। ये कह रहा है B से कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर तेरा घर जल जाएगा। तो क्या घर जलाना एक कोलैटरल इवेंट है, या घर जलाना मतलब एक पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन है? नहीं आया समझ? ए ने बी से क्या कहा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर तेरा घर जल जाए तो। बताओ, ये घर जलना क्या एक इंडिपेंडेंट इवेंट है? दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या इसका, क्या आग लगाना ही कंसिडरेशन है कि घर को आग जलाएंगे तभी पैसे मिलेंगे? क्या इसको प्रॉमिस किया गया कि आप पहले आग लगाओ फिर पैसे देंगे? ये एक इवेंट है जो पक्का नहीं है होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर जल जाए तो है। अगर वो कहता आई विल पे यू 1 लाख रुपीज व्हेन यू बर्न योर हाउस, अब बताओ, यहां पे प्रॉमिस है घर जलाओगे व्हेन यू बर्न योर हाउस, घर को आग लगा दो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। पर अभी क्या है? ए प्रोमिसेस टू पे बी रुपीज 1 लाख इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1 लाख इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। तो ये जो इवेंट है आग लगना, दिस इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट, कोलैटरल है। तो क्या लिख रहा है? दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द बर्निंग ऑफ बीज हाउस is neither a performance promised as part of the contract nor it is the consideration obtained from B. Liability of A arises only on the happening of a collateral event which is an independent event but collateral to the main contract। इवेंट इंडिपेंडेंट है बट कहीं ना कहीं एक रिश्ता रखता है इवेंट मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इसलिए कोलैटरल है। ठीक, आगे, a contract can also be contingent if it depends on the act of a party to the contract or that of a third person। जैसे
एग्जाम्पल इसको समझते हैं। देखो ये हो तुम, जब तुम छोटे थे, तो लेट अस सपोज जब तुम 8 साल के थे तब की बात आ रही है। डोरबेल बजी तो सबसे पहले कौन भागता था गेट पे? तुम ही भागोगे देखने कौन आया कौन आया कौन आया, ठीक है। डोरबेल बजी, बाहर एक अंकल खड़े हैं बड़े से, ये देखो कितने बड़े अंकल हैं, तुम ऐसे देख रहे हो, हाँ जी अंकल। वो कह रहे हैं बेटा मैं ना वो लाया हूँ, साड़ियाँ लाया हूँ। कई बार होता है ना साड़ी बेचने वाले आ जाते हैं, बेटा बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, मैं साड़ियाँ लाया हूँ। चलो साड़ियाँ छोड़ो, साड़ियों में तुम क्या इंटरेस्ट लोगे? छोटे बच्चे, लेट सपोज ये आता है और तुम्हें क्या दिखाता है? क्या? मान लो हाँ कोई वीडियो गेम्स लेके आया, ठीक है, दिखाता है तुम्हें, देखो बेटा ये वीडियो गेम्स हैं, ये है वो है, इसमें ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, डिशुम डिशुम टा टू टा, जो भी, ठीक है। तुम कह रहे हो हाँ अंकल बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। अंकल बोलते हैं कि बेटा ये जो वीडियो गेम है जो वो तुम्हें दिखा रहा है वो 2000 रुपये का है। कहते हैं हाँ अंकल रुक जाओ मैं भी लेके आता हूँ, मैं एक बार अपनी मम्मी से पूछ के आता हूँ, या मम्मी से पूछ के आता हूँ, मम्मी को बुलाता हूँ, मम्मी बताएगी, ठीक है। अगर तुमने पहली बार तो 2000 सुने, और जब तुम 8 साल थे तो तब तो 2000 तुम्हारे लिए तो बहुत थे, 8 साल के बच्चे के तो 2000 रुपये से तो वो चांद उसके लिए तो गोल्ड माइन खुल गई उसकी तो, है ना। तो 2000 रुपये का वीडियो गेम है, तुमने क्या कहा? तो अंकल अंकल मैं ना एक बार घर जा अंदर जाके मम्मी से पूछ के आता हूँ, मम्मी हाँ कर देंगी तो मैं ले लूँगा या ले लूँगी। तुम अंदर अंदर भागे भागे गए, तुमने कहा मम्मी मम्मी ये देखो एक अंकल आए हैं, ये ना बहुत ही प्यारा सा गेम बेच रहे हैं, ठीक है। मम्मी ने कहा क्या गेम है? तुमने बताया ये गेम है वो गेम है, मम्मी ने मना कर दिया, ठीक है। तुम चीख चिल्ला रहे हो अंदर, पर मम्मी ने मना कर दिया, कहा नहीं बहुत टॉयज है तुम्हारे पास और नहीं मिलेंगे। तुम जाके यहाँ पे बोल आते हो कि भैया अंकल मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी मना कर दिया। बताओ क्या ये आदमी जबरदस्ती को वीडियो गेम बेच पाएगा ये बोल के कि तुमने तो हाँ कर दी थी? नहीं। नो सर। क्यों नहीं? माइनर छोड़ो, माइनर वाली बात अलग है। बच्चे ने या तुमने क्या बोला था कि मैं एक बार पूछ के आता हूं, मम्मी मेरी हाँ कर देंगी तब दूंगा। तो मम्मी का हाँ करना एक इवेंट हो गया, वो इवेंट इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, बट मम्मी का हाँ करना इज नॉट प्रोमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। तो ये क्या हो गया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द एक्ट ऑफ अ पार्टी। मम्मी किस तरीके से एक्ट करती है इस बात पे, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अच्छा कई बार होता है, या छोड़ो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। ये एक कंपनी में परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, ये परचेज मैनेजर है, ठीक है। इसको अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर्स खरीदने हैं, कंप्यूटर्स बाय करने हैं, ठीक है। तो ये चला गया एक दुकान पे, जैसे चला गया मान लो नेहरू प्लेस, तुम्हें पता हो अगर नेहरू प्लेस बहुत बड़ी कंप्यूटर मार्केट भी है, ठीक है। तो ये चला गया नेहरू प्लेस और यहाँ जाके इसने कंप्यूटर्स वगैरह देखे, या ये आया सेल्समैन, ये आके दिखा रहा है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इसने कंप्यूटर दिखाया और इसने कंप्यूटर चला के देखा, इसको बड़े लगा, तो इसने बोला मुझे ऐसे कंप्यूटर्स के 50 पीसेस चाहिए, बट पहले मैं ये जो कंप्यूटर है अपने आईटी टीम को दिखाऊंगा, अगर आईटी टीम अप्रूव कर देती है तो मैं तुम्हें 50 कंप्यूटर का ऑर्डर दे दूंगा, ठीक है। ये चला गया यहाँ, कुछ टाइम बाद आईटी टीम ने कहा आप जो कंप्यूटर ले रहे हो नहीं अच्छे, आप दूसरे कंप्यूटर लेके आओ। इसने इसको मना कर दिया, कहते नहीं भैया उन्होंने तो मना कर दिया, ठीक है। बताओ ये नेहरू प्लेस वाला बंदा कौन कंप्यूटर्स बेच पाएगा या नहीं? नहीं। क्यों?
परचेज मैनेजर ने प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं खरीद ही लूंगा, इससे बोलता अगर मेरे आईटी टीम ने अप्रूव कर दिया तभी मैं खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या हो गया, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे यही चीज लिख रहा है सवाल, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंटिंजेंट if it depends on the act of a party to the contract or that of a third person। ठीक है, नीचे एग्जांपल है, इसको पढ़ लेना आगे। if the contingent event depends on the mere will and pleasure of one of the parties to the contract it would not be valid। thus in a contract to of service to pay as the employer pleases is no promise। देखो, अगर जो इवेंट है वो इवेंट डिपेंड करता है ऑन द मियर विल एंड प्लेजर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, इट वुड नॉट बी वैलिड। देखो, कई बार होता है जैसे तुम किसी को तुमने घर पे काम करने के लिए बुलाया, तो तुमने उससे पूछा भैया कितने पैसे, तो उसने कहा आपका जो मन करे दे देना। तुमने कहा नहीं फिर भी बता दो, कह रहे नहीं आपका जो मन करे दे देना। तुमने कहा चलो ठीक है, तुम काम अच्छा करो, अच्छा काम होगा तो मैं दे दूंगा तुम्हें ढंग से पैसे। ठीक है, बताओ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं? कंटिंजेंट हुआ कि नहीं? क्यों नहीं? पैसे फिक्स नहीं किए। हाँ, काम पे डिपेंड करता है तो इवेंट तो हो गया, एक इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। देखो यहां पे उसने बोला तो या तुमने बोला कि अगर तुम्हारा काम अच्छा रहेगा तो मैं बता दूंगा, तो मैं तुम्हें ढंग से पैसे दे दूंगा, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो गया अब, है कि नहीं? पैसे कितने जाएंगे या क्या फीस, क्या तुम उसको पे करोगे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द प्रोमिसर, वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर यहां पे कंटिंजेंसी नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर पे मान लो दिवाली की लाइट्स लगाने के लिए बिजली वाला आया, दिवाली पे लाइट लगाते हो तो बिजली वाला आया, तो तुमने कहा भैया कितने लोगे, उसने कहा आप जितने मर्जी दे देना दिवाली के भी और जो भी आपने उसके देने लाइटों के। अब उसने तो लाइट लगा दी सारी, तुम्हारे हिसाब से 100 रुपये बनते हैं, तुम 100 रुपये दे रहे हो, और वो कह रहा है अरे यार ये क्या बात हो गई, 150 रुपये 200 रुपये 250 रुपये तो कुछ दो। तुमने कहा नहीं, मैंने तुझसे कहा था कि मैं जितना होगा दे दूंगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो गया, विल ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर यहाँ पे कंटिंजेंसी की बात ही नहीं आती। तो इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यही बात लिखा है सवाल, इफ द इवेंट कंटिंजेंट इवेंट डिपेंड्स ऑन द विल एंड प्लेजर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इट वुड नॉट बी वैलिड। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है, द कोलैटरल इवेंट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने क्या लिया था, घर वाला एग्जांपल, कहां गया वो, ये रहा। तुमने, इसने बंदे ने कहा था अगर तू मेरा घर बना के देगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा। बताओ ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं? तुमने एक आदमी से कहा अगर तू मेरा घर बना के देगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है, बताओ ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं? नहीं हुआ, क्योंकि घर बना के देना इज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। वो घर बना के दे, पैसे ले, वो जो इवेंट कर रहा है दैट इवेंट इज कमिंग टू मी एज अ कंसिडरेशन, तो वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो ये लिख रहा है, द कोलैटरल इवेंट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दस ए अग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल फॉर बी फॉर 80,000। ये कह रहा है अगर तू मेरा स्विमिंग पूल बनाएगा तो मैं तुझे 80,000 रुपये दे दूंगा। द पेमेंट इज टू बी मेड बाय बी ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पूल। इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दीज आर म्यूचुअल प्रोमिसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो वो इवेंट है, इवेंट अगर प्रॉमिस किया जाए ये इवेंट पक्का करवाएंगे हम,
देन दैट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट गुड्स वुड बी डिलीवर्ड एज एंड व्हेन दे अराइव इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बट इट मेयरली प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर मोड ऑफ परफॉर्मेंस। तुम एक दुकान पे गए, तुमने कहा कि भैया दूध भिजवा, दूध दे दो। ठीक है, उसने कहा अभी दूध की थैली नहीं आई है, पैकेट्स नहीं आए हैं, गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में, जैसे ही गाड़ी आ जाती है मैं आपके घर पे भिजवा देता हूं। तो जैसे ही गाड़ी आ जाती है मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा। बताओ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? नहीं है, क्योंकि दूध के पैकेट पहुंचाना जिस जिस जो जो इवेंट है, वो इवेंट ही आप क्या कह रहे हो, जैसे ही आपके पास पहुंच जाएगा आप उसको डिलीवर करवा दोगे। तो कंफर्म्ड है ना कि दूध का पैकेट आ रहा है, अनसर्टनिटी तो है ही नहीं ना। जो इवेंट है दैट शुड बी अनसर्टन, कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता, बट यहां तो कंफर्मेशन है ना कि दूध के पैकेट आ रहे हैं, प्लस आप दूध के पैकेट जो पहुंचा रहे हो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, देन इन दैट केस इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये है दादाजी। ठीक है, और दादाजी के पास है एक बहुत ही पुरानी ब्रिटिश कार, बहुत पुरानी ब्रिटिश कार है। ठीक है, और अब तो आनी बंद हो गई होंगी। ठीक, दादाजी इस कार को रिपेयर करने पहुंचते हैं, यहां पे एक वर्कशॉप में ले गए उसको रिपेयर कराने। ठीक है, इस आदमी ने, जो ये वर्कर है या जो रिपेयरमैन है, इसने बोला कि ये जो गाड़ी है ये बहुत पुरानी है, अगर मुझे इसका पार्ट मिल जाता है तो मैं लगा दूंगा, वरना नहीं लगा पाऊंगा। बताओ दादाजी और वर्कर के बीच जो वो है कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? ये एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि गाड़ी बहुत पुरानी है, गाड़ी के पार्ट अब नहीं मिलने वाले, तो वो पार्ट्स मिलना ही अपने आप में चमत्कार है, बिल्कुल अनसर्टेन है। ठीक है, अगर पार्ट मिल गया तो वो इवेंट हो गया, तो वो लगा देगा, अदरवाइज नहीं लगा पाएगा। यहां पे कंटिंजेंसी है तो इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आओ इसके एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द कंटिजेंसी। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म होंगे अगर कंटिजेंसी या तो होती है या नहीं होती। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, दैट इज इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इफ द इवेंट इज बाउंड टू हैपन, होके ही रहेगा, bound to happen in the contract is due to be performed in any case, then it is not a contingent contract। अगर वो होके ही रहेगा then it is not a contingent contract। जैसे दूध की थैलियां आ जाएंगी, रास्ते में है, अभी पहुंचने वाली है, तो क्या है, सर्टेनिटी है ना, then it is not a contingent contract। देर से आ गया तो क्या हो गया, आ जानी चाहिए ना। अगर वो इवेंट सर्टेन है कि होके ही रहेगा देन दैट इज नॉट अ कंटिजेंसी। अगर कंफर्मेशन नहीं है कि जैसे लॉकडाउन लग गया और बिल्कुल ही चीजें आ रही है नहीं आ रही कुछ नहीं पता, अगर आ गया सामान, बोलता है अगर आ गया दूध की थैली तो मैं पहुंचा दूंगा, वहां पे उसने कंटिजेंसी क्रिएट कर दी, शक क्रिएट कर दिया। पर अगर शक नहीं है तो कंफर्मेशन है, शक है कंफर्मेशन है, शक नहीं है कंफर्मेशन है, तो फिर कंटिजेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट, द कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। जो भी हमने एग्जांपल लिया था कि तुमने बोलता कि भैया तुम काम अच्छा करके दो, मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे दूंगा, तो क्या हो गया, जो इवेंट है वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर हो गया, वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट उसकी इच्छा पे डिपेंडेंट हो गया, वहां पे कंटिजेंसी नहीं है फिर। नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 32, 33, 35, 35(2). देखो पहले बस मैं इनके फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं पहले।
dependent on the happening of a future uncertain event, enforceable when that event happens, dependent on the happening of an event within a fixed time, enforceable if the event happens within that time. देखो सेक्शन 32 और 35 को पढ़ो एक बार दोबारा. Dependent on the happening of a future uncertain event is enforceable when that event happens. Dependent on the happening of an event within a fixed time, enforceable if the event happens within that time. ठीक है. इसको कैसे ले, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है. लो यह है ए, यह है बी, ठीक है, और एक शिप है. ऐसी बनाए ना बचपन में शिप्स. लो पानी, अब ए बी से कहता है, ए बी से कहता है इफ दिस शिप रिटर्न्स, अगर ये शिप वापस आ जाती है, लेट अस सपोज ये शिप मुंबई से निकल के जा रही है श्रीलंका, ठीक है, मुंबई से श्रीलंका जा रही है, तो ए बी से कहता है अगर ये शिप श्रीलंका पहुंच के वापस आ जाती है तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 32. डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. ये अनसर्टेन इवेंट है, शिप डूब भी सकता है, शिप डूब भी सकता है ना, तो पक्का नहीं वापस आए, तो शिप का वापस आना इज अनसर्टेन. बट अगर वो अनसर्टेन चीज हो जाती है तो वो पैसे देगा. ठीक, वहीं अगर ए बी से कहता है कि ये शिप मुंबई से श्रीलंका जाके अगर ये वापस आ जाती है विद इन 6 मंथ्स अगर ये वापस आ जाए तो मैं पैसे दूंगा. तो ये हो गया नीचे वाला. तो ऊपर वाले में टाइम फिक्स नहीं है कि कितने टाइम में वो इवेंट हो जाए, यहां पे टाइम फिक्स्ड है कि इतने टाइम में अगर वो शिप वापस आ जाएगी तो पैसे देंगे. ठीक है, अच्छा, वहीं इसको दूसरा घुमा लो. ए बी से कहता है अगर ये शिप वापस नहीं आती तो मैं पैसे दूंगा. ये हो गया सेक्शन 33. ए बी से कहता है अगर ये शिप 6 महीने में वापस नहीं आई तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4. ठीक है, अब पहले मैं एक बार पढ़ा हूं सेक्शन, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो. डिपेंडेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, enforceable when the happening of that event becomes impossible and not before. अगर जैसे ये शिप, इसने बोला, ए ने बी से बोला अगर ये शिप वापस नहीं आती तो मैं पैसे दूंगा, तो ये शिप अगर डूब गई तो वापस आ पाएगी नहीं, डूब गई तो डूब गई ना. तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये क्या कहेंगे हम, सेक्शन 33 है. ठीक है, शिप का वापस आना अनसर्टेनिटी है, और वापस अगर नहीं आई, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिखा है कि अगर नहीं आई तो दूंगा, तो वो कब इन्फोर्स होगा, जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए. मतलब शिप का वापस आना अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो नहीं, तो तब पैसे देने पड़ेंगे. या फिर डिपेंडेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम.
ए बी से कह रहा है अगर ये शिप 6 महीने में वापस नहीं आई तो मैं पैसे दूंगा, डिपेंडेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, इट इज इन्फोर्सेबल इफ द इवेंट डज नॉट हैपन और बिकम्स इम्पॉसिबल विद इन दैट टाइम। ठीक है, तो देखो 4 पॉइंट हमारे ऐसे कवर हो जाते हैं एक छोटे से एग्जांपल से ही। अब इनको पढ़ लेना। वैसे द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। ठीक है, जब तक वो शिप, ये वाला कौन सा था जहां पे जब बोलता शिप वापस आ जाए, तो जब तक वो शिप वापस नहीं आती तब तक पैसे देने की जरूरत नहीं। और इसका थर्ड पॉइंट पढ़ो, द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। अगर वो वापस आ जाती है, हैपन हो जाता है वो इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, तो तब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before। Example लिखा है, A agrees to pay B a sum of money if a ship does not return। तो ये सेक्शन 33 क्या था, अगर शिप वापस नहीं आएगी तो पैसे देगा। इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता, अगर शिप वापस नहीं आती विद इन अ फिक्स टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम मे बी इन्फोर्स्ड व्हेन द टाइम फिक्स हैज एक्सपायर्ड and such event has not happened or before the time fix has expired if it becomes certain that the such event will not happen। So A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year या within 6 months। ठीक है, ये वाला हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 34। कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट ऑन द एक्ट ऑफ सर्टन पार्टीज। जैसे एग्जांपल लेते ना, तुम्हारे घर के गेट पे कोई एक आदमी आया था, वीडियो गेम्स बेच रहा था, या फिर परचेज मैनेजर कंप्यूटर्स खरीदने गया था, तो उसने क्या बोला था कि जब तक आईटी टीम अप्रूव नहीं करती, तुमने बोला था जब तक मम्मी अप्रूव नहीं करती, तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है ऑन द कंडक्ट या एक्ट ऑफ अ पर्सन एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे। इट इज इन्फोर्सेबल इफ दैट पर्सन एक्ट्स इन दैट वे or the future conduct of any person is considered impossible if that person does something which makes it impossible to perform in the given circumstances। ठीक है, तो अगर मम्मी ने हाँ कर दी तो, आईटी टीम ने हाँ कर दी तो ये हो गया हमारा सेक्शन 34। नेक्स्ट, इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड अब इनिशियो। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो डिपेंड करता है ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट पहले ही दिन से इम्पॉसिबल है। मैं अनुष्का से कह रहा हूं कि अनुष्का, अगर कोई मिल गया वाला जादू वापस आ जाता है इंडिया तो मैं अनुष्का को पैसे दूंगा, बताओ पॉसिबल है? नहीं, वो इवेंट ही इम्पॉसिबल है। तो अगर आपका अग्रीमेंट डिपेंड करता है एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर, तो वो अग्रीमेंट पहले ही मिनट से वॉइड अब इनिशियो है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ लो। हाँ, नहीं देने पड़ेंगे। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर शिप 6 महीने में वापस आ जाती है या नहीं आ जाती, क्या किया है तुम्हारे एग्जांपल में? क्या एग्जांपल है कि 6 महीने में वापस आ रही नहीं आ रही, पहली कंडीशन वो बताओ क्या था? पैसे मिलेंगे। तुम्हारे पास अपना आंसर खुद नहीं आ रहा, फिर पूछ क्यों रहे हो? 6 महीने के बाद आएगी, क्या कंडीशन, वो क्या है, शर्त क्या है? 6 महीने में वापस आ रही है या नहीं आ रही है, क्या है पहली चीज? अगर 3 महीने के अंदर
डूब जाती है शिप, तो पैसे देने। मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट कंडीशन क्या लगा रहे हो, क्या बोला इस आदमी ने, पहले वो बताओ कि 6 महीने में पैसे आएगी या नहीं आएगी। तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर 6 महीने में तुम ये क्या एग्जांपल ले लो, 6 महीने में वापस आ जाती है तो 6 महीने में वापस आ गई, 3 मंथ में वापस आ गई तो देने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा, 3 मंथ्स के अंदर अगर शिप डूब जाती है तो नहीं देने पड़ेंगे, या नहीं देने? नहीं देने, क्योंकि उसने बोला था 6 महीने में वापस आ गई हाँ, तो देगा, और नहीं आई ना तो नहीं देने, बस। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।